तो चलिए आज कैरल फिलिप्स के उपन्यास क्रॉसिंग द रिवर की दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों और महाद्वीपों के फासलों को पार करती है और एक ही परिवार की टूटी हुई विरासत के धागों को जोड़ने की कोशिश करती है। 250 सालों तक एक पिता सुनता है अपने खोए हुए बच्चों की आवाजें सुनने की उम्मीद में, और इन शब्दों में ही इस नॉवल का पूरा दिल, पूरी आत्मा बसी हुई है। ये एक पौराणिक पिता का सदियों लंबा दर्द है, उन बच्चों के लिए जिन्हें उसने खुद गुलामी में बेच दिया था। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? हम उस पिता के 250 साल लंबे विलाप से शुरुआत करेंगे, फिर नैश के साथ अफ्रीका लौटेंगे, मार्था के साथ अमेरिकी पश्चिम का मुश्किल सफर तय करेंगे, और फिर इंग्लैंड में जॉयस और ट्रेविस की कहानी जानेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबको जोड़ने वाली वो नदी की विरासत आखिर है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से। सोच के देखिए, एक पिता के 250 साल लंबे इंतजार की आवाज। और यही आवाज एक ऐसी विरासत का सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होती। ये जो पिता का किरदार है ना, यही पूरी कहानी की नींव है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। इस नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं वो उस पिता के सगे बच्चे नहीं हैं। नहीं, वो हैं उसकी आध्यात्मिक विरासत के वारिस। मतलब पीढ़ियों और हजारों मीलों की दूरी ने उन्हें अलग तो कर दिया, लेकिन एक साझा इतिहास, एक साझा दर्द उन्हें आज भी बांधता है। 250 साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, कितना लंबा अरसा होता है ये। एक पिता 2 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक अपने खोए हुए वंशजों की आवाजें सुनने की उम्मीद में है। ये एक ऐसी पीड़ा है जो समय की सीमाओं से भी परे है ना? तो चलिए मिलते हैं इस विरासत की पहली कड़ी से। इसका नाम है नैश, और इसकी कहानी हमें ले जाती है अफ्रीका के द पैगन कोस्ट पर। ये एक तरह से घर वापसी की कोशिश है, उसी महाद्वीप पर जहां से उसके पूर्वजों को जबरदस्ती छीन लिया गया था। नैश का सफर बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ शुरू होता है। देखिए, 1834 में वो पूरे जोश और विश्वास के साथ लाइबेरिया पहुंचता है। दशक के बीच तक एक मिशन भी बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीद दम तोड़ने लगती है, और 1841 आते आते वो बस गायब हो जाता है। उसे मृत मान लिया जाता है। तो आखिर उसके सपने का हुआ क्या? वो गया तो था अफ्रीकियों का धर्म बदलने, लेकिन वो खुद ही दुनिया से कट गया। सोचिए, वो अपने पूर्व मालिक एडवर्ड को चिट्ठियां लिखता रहा जो उस तक कभी पहुंची ही नहीं। और जब सालों बाद एडवर्ड ने पता किया तो नैश का पूरा मिशन ऐसे मिटा दिया गया था जैसे वो वहां कभी था ही नहीं, एकदम अकेला। चलिए अब समंदर के उस पार चलते हैं, अमेरिका की तरफ, जहां एक और जिंदगी इसी विरासत का बोझ उठा रही है। ये कहानी है मार्था की और उसकी पश्चिम की ओर यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो उम्मीद से भरी है, लेकिन नुकसान से भी। मार्था की जिंदगी शुरू से ही मुश्किलों से भरी थी। 1850 के दशक में नीलामी में उसका परिवार बिखर गया। वो किसी तरह वहां से भागी। 1860 के दशक में डॉज सिटी में आज़ादी की सांस ली, और फिर 70 के दशक में बेहतर भविष्य की तलाश में पश्चिम की ओर निकल पड़ी। लेकिन उसका ये सफ़र डेनवर में ही खत्म हो गया, आंखों में कैलिफोर्निया का एक अधूरा सपना लिए। सोचकर देखिए, इतना कुछ सहने के बाद भी मार्था ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बेटी एलिजा में से बिछड़ने का गम तो हमेशा था, पर फिर भी उसने दोस्ती में खुशी के कुछ पल खोज लिए, और अंत तक वो अपनी बिगड़ती सेहत को सबसे छिपाती रही, बस अपनी बेटी से दोबारा मिलने की एक आखिरी उम्मीद के सहारे जीती रही। इन सब दर्द भरी कहानियों के बीच अचानक नॉवेल का फोकस बदलता है, एक ठंडी, बेरहम सच्चाई पर, इंसानी जिंदगियों के लेनदेन की सच्चाई पर। जेम्स हैमिल्टन की डायरी, एक ऐसा आदमी जो इंसानी जिंदगियों को खरीदता और बेचता था, और साथ ही अपनी पत्नी को प्यारे प्रेम पत्र लिखता था। ये कितना अजीब है ना? एक तरफ इंसानी जिंदगी का सौदा और दूसरी तरफ मोहब्बत भरे खत। ये दिखाता है कि इस क्रूर व्यापार में शामिल लोग अपने काम की भयावहता से खुद को कैसे अलग कर लेते थे। ये बिखराव सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। अब कहानी हमें ले चलती है दूसरे विश्व युद्ध के टाइम में इंग्लैंड, जहां हम जॉयस और ट्रेविस के युद्धकालीन रोमांस से मिलते हैं। जॉयस की जिंदगी में 2 अलग-अलग दौर थे। ट्रेविस से पहले उसकी दुनिया युद्ध के डर और अनिश्चितताओं में कैद थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अफ्रीकी अमेरिकी सैनिक ट्रेविस आया तो उसे कुछ वक्त के लिए ही सही सच्ची खुशी मिली। एक बहुत ही सादा सा लेकिन गहरा रोमांस मिला।
पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। ट्रैविस को इटली भेज दिया गया। इसी बीच जॉयस को पता चला कि वो गर्भवती हैं और उन्होंने शादी कर ली। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रैविस युद्ध में मारा गया। इस दुख के बोझ तले दबकर जॉयस ने अपने बेटे को गोद दे दिया और इस तरह बिछड़ने की एक और कड़ी इस विरासत में जुड़ गई। तो अब हमारे सामने 3 अलग-अलग कहानियां हैं, नैश की, मार्था की और जॉयस की। ये सभी सदियों और महाद्वीपों से अलग हैं, बिखरी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें एक साथ जोड़ता क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? और इस सवाल का इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के बिल्कुल सार में, नदी की विरासत में। यही वो जगह है जहां सारे बिखरे हुए धागे आकर मिलते हैं और एक ही काम की गूंज बार-बार सुनाई देती है। असल में नैश, मार्था और ट्रैविस की कहानियां अलग-अलग हैं ही नहीं, वो तो इतिहास की नदी में फेंके गए एक ही पत्थर से उठी लहरों की तरह हैं। ये सभी जिंदगियां एक ही ऐतिहासिक गुनाह, उस एक अलगाव की गूंज है। और आखिर में ये नॉवल हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा अतीत जिसे हमने कभी जिया नहीं, वो हमारे आज को कैसे बनाता और बिगाड़ता है, यही इस कहानी का दिल है। एक ऐसी विरासत जिसे पार करना शायद नामुमकिन है।